हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है यहाँ पर बाइजेंटाइन एम्पायर, जिसको हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहते हैं। ईस्टर्न रोमन एम्पायर या जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, ये एज आ सक्सेसिव हिस्सा निकल के आता है। सक्सेसिव एम्पायर है रोमन एम्पायर का, मतलब उत्तराधिकारी बोल सकते हैं कि रोमन एम्पायर का उत्तराधिकारी है ये, क्योंकि इसमें हम रोमन वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधी सी बात है, और वही जगह पर ही इस्टेब्लिश भी है। और ये अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर सबसे ख़ास टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। और अगर हम देखें तो ये ऐसा एक लौता एम्पायर है जिसको हम एशियंट हिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं बाकायदा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी है और मिडीवियल हिस्ट्री तक में ये रहता है यहाँ पर। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, इसके बारे में मैं 2 वीडियो बनाऊंगा अलग अलग। ये पहली वीडियो होगी जिसमें हम यहाँ पर इसके ओरिजिन के बारे में देखेंगे, और थोड़ा बहुत जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिस्सा आएगा वो भी इसमें लाएंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कुछ जो एम्परर्स हुए ख़ास उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पढ़ेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्ट यहाँ पर जो आर्किटेक्चर जो यहाँ पर रहा उस टाइम, और दूसरा जो है यहाँ पर जो रिलीजियन ख़ास तौर पर रहा, जो रोमन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है ये क्या है। बाइजेंटाइन एम्पायर को हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर, मतलब इस यहाँ से इसको हम कहते हैं, ये पार्ट था रोमन एम्पायर का ही। रोमन एम्पायर के टाइम में ही ये रहता है, बाद में थोड़ा सा टाइम पे जाकर ये अलग हो जाता है। जब ये अलग हो जाता है तो इसका ओरिजिन यहाँ पर होता है। इसके बारे में जो हिस्टोरियन हैं उनके बीच में कोई ऐसा कॉन्सेंसस नहीं है, मतलब कि भाई किस टाइम ये ओरिजिन हुआ इसका। अब कॉन्सेंसस नहीं यहाँ पे, तो भैया क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग हिस्टोरियन है, अलग अलग बारे में वो कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो अलग अलग एम्परर्स हुए उन्होंने अलग अलग यहाँ पे काम किए, तो उससे इसको हम डिवाइड कर डाल देंगे। शायद इस टाइम ये टूट के अलग हो गया था पूरी तरह से, मगर नहीं भी हुआ था, ये वजह भी यहाँ पर आती है। अब देखिए क्या होता है कि एक पॉइंट तो ये कहता है कि जब रेन था यहाँ पर, डायोक्लेटियन जो रूलर यहाँ पर जो हुआ, जिसने यहाँ पर रूल करा 284 से 305 AD। अगर हम देखें तो AD में ये टाइम सारा रहेगा, ठीक। ओ AB लिख दिया मैंने, AD। डायोक्लेटियन जो रूलर था यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर डिवाइड इसलिए करते हैं यहाँ पर कि भाई इसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे यहाँ पर। वो क्या रिफॉर्म्स किए गए थे यहाँ पर, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि ये एक एम्पायर, ऐसा एम्पायर है जो दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट पर था। देखते हैं कहाँ कहाँ है। अगर इस एरिया से हम बांटें इसको, सॉरी थोड़ा सा यहाँ से अगर हम इसको बांटें, तो ये जो एरिया है ये यूरोप का एरिया हो जाता है इधर वाला, ठीक है। ये एशिया हो गया, और जो नीचे का है हम जानते हैं ये अफ्रीका हो गया। तो 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर यहाँ पर जो था रूल होता था एक एम्पायर के ज़रिए से। दिक्कत थी इसके अंदर, रोमन एम्पायर के अंदर काफ़ी टाइम तक चेंजेस यहाँ पर किए गए थे। उसके अंदर एक प्रोसेस ये बनाएगा कि जो मेन रूलर जो होगा वो इटली में बैठेगा, और उसके जो शैडो रूलर्स होंगे यहाँ पर, एक बैठेगा रोम, मतलब वही जो रोम में रहेगा तो वो तो रहेगा वहाँ पर। फिर एक को उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट कर दिया इस साइड, एक को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, एक को यहाँ अपॉइंट कर दिया, मतलब एक रूलर मेन है और उसके 3 शैडो रूलर यहाँ पर और अपॉइंट किए गए थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स हैं यहाँ पर वो सही तरह से चल पाए यहाँ पर। मगर वो चीज़ काफ़ी हद तक नहीं चल पाती, क्योंकि भाई बार बार ये है कि भाई यहाँ पर है, इसके पास आर्मी है, तो ये रिबेल कर देगा, जो विद्रोह कर डाले, बगावत कर डालेगा। फिर यहाँ से एम्पर पूरा घूमता हुआ जाएगा, कुछ चलने की नहीं है इसको, यहाँ पर बहुत दिक्कत है। वरना फिर जो नेवी है उसका इस्तेमाल करेगा तो फिर जाएगा, फिर मतलब दिक्कत पहुँचने में है। अब यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ बगावत ना कर डाले, दिक्कत थी इसकी। तो ये क्या करा गया यहाँ पर, इन्होंने जो ये रूलर है यहाँ पे डायोक्लेटियन जो है, इसने क्या करा, एम्पायर को डिवाइड कर दिया 2 तरह से यहाँ पर। इसको नाम दिया इसने पार्स ओरिएंटिस और पारस ओसिडेंटियलिस, ठीक है। मतलब जो ये पारस ओरिएंटिस है यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये इस साइड का ग्रीक ईस्ट, ठीक है। और जो ये हो गया यहाँ पे कहलाए ये लैटिन वेस्ट। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ग्रीस कल्चर था और ग्रीस लैंग्वेज थी उसका दबा था यहाँ पर ईस्ट वाले रीजन के अंदर, ठीक है। मैं आपको जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है।
और जो ये वेस्ट का रीजन था यहाँ पर लैटिन का जोर था, यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज, लैटिन कल्चर सब वही चलता था यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं और क्या हुआ यहाँ पर भाई। पहला पॉइंट ये कहता है भाई, जब ये रूलर था ड्यूक्टेलियन जो था, इसके टाइम में यहाँ पर जो बाइजेंटाइन एम्पायर है उसका ओरिजिन था, क्योंकि उन्होंने डिवाइड कर दिया था, यानी कि उन्होंने अलग कर दिया, चाहे पर्पस उनका कुछ भी रहा हो, फिलहाल तो वो एम्पायर जो है वो अलग ही हो गया था। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है भाई थियोडियस वन। अभी ये बात ध्यान रखनी है कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है ये सारे रूलर एक ख़ानदान से नहीं है, मतलब एक डायनेस्टी से नहीं है। 22 डायनेस्टीज़ ने रूल करा है रोमन एम्पायर के ऊपर। मतलब जब हम बात करेंगे रोमन एम्पायर से बाइजेंटाइन तक जब घिसक के आ जाएंगे, क्योंकि जो वेस्टर्न एम्पायर वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल बाद में, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है वो। तो थियोडियस वन जिन्होंने रूल करा यहाँ पर 379 से 395 तक। एंड 2 पॉइंट यहाँ पे क्या कहा भैया, जब थियोडियस वन की जब डेथ होती है यहाँ पे, मतलब जब उसकी मौत हो जाती है यहाँ पर। दूसरा है क्रिश्चियन डोम्स विक्ट्री ओवर पेगनिज्म। अभी क्रिश्चियन डोम क्या है ये समझना दिक्कत वाली बात है। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो क्रिश्चियनिटी है उसको हम जो कहेंगे कि जो स्टेट है उसने अपना लिया था यहाँ पर, और वो ताकतवर हो गए, ज़्यादा ताकत उनकी, मतलब ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन बन चुके थे यहाँ पर। तो जो पैगनिज़म है, जो सेपरेशन चल रहा था क्रिश्चियनिटी का, वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर लगी वाट किसकी, पैगनिज़म वालों को मानने वाले की। अब ये पैगनिज़म क्या है यहाँ पर पैगनिज़म भी यहाँ पर कोई एक रिलीजन नहीं है। यहाँ पर पैगनिज़म उनको बोलते हैं, ये मतलब लोग हैं जहाँ पे मतलब इंसान ही है ये भी। तो इनका तरीका क्या है, मानने का धर्म का अलग तरह सा होता है, हर जगह पे अलग अलग होगा। अगर हम यूरोप में बात करें तो उस टाइम का हिसाब ऐसा था भैया, देखो जैसे हिंदू धर्म के अंदर भी होता है, आप जानते होंगे कि आग का देवता अलग है, अग्नि का देवता अग्नि देवता कहते हैं उसको वो। ठीक है, इंद्रदेव हैं बारिश के, गुस्से के, थंडर के देवता कहते हैं, मतलब तूफान वाले के देवता हो गए वो यहाँ पर। सूर्य देवता अलग है, चंद्र देवता अलग है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी इस तरह कुछ थी। कई हज़ार इनके देवता हुआ करते थे कि बकरियों का देवता अलग है, गायों का देवता अलग है। जो गाय का देवता है वो गाय है, और उसके मुंह के ऊपर जहाँ पे मुंह होना चाहिए था वहाँ पे इंसान का मुंह है। फिर क्या है कि भैया परिंदा है, चील है, तो उसका देवता अलग है, चील है, सिर का मुंह इंसान का, मुंह उसका इंसान का है। तो वो देवता शासन के यहाँ पर होते थे, और यही चीज़ आज भी होती है बाकायदा, बहुत सी जगह पे माना जाता है। पैगनिज़म बहुत जगह चलता है आज भी। तो वो यही चीज़ होती है कि भैया आँख का देवता अलग, मिट्टी का देवता अलग, खेती का देवता अलग, इस तरह के देवता इनके अलग अलग होते हैं। आधा इंसान आधा जानवर टाइप का वो होता है देखने में, उसकी पिक्चर वगैरह देखोगे तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रिश्चियन डोम मतलब क्रिश्चियनिटी सुपीरियर हो गई पैगनिज़म के ऊपर, जीत हासिल करी, तादाद बढ़ गई, और विक्ट्री इस तरह से रही भैया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सपोर्ट कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे कहता है डिक्लेयर्ड क्रिश्चियनिटी एज ए स्टेट रिलीजन डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। इस टाइम भी यहाँ पर रोमन एम्पायर को डिवाइड किया गया था। ये यहाँ पर हुआ 2284 में, मतलब 10 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम फिर से ऐसा हुआ। उस टाइम क्या था भैया, लैटिन वेस्ट, मतलब ये था कि वो जो डिवाइड था वो, ये जो डिवाइड है कल्चरली डिवाइड किया गया था एम्पायर को। ये भी कल्चर डिवाइड किया गया था यहाँ पर एम्पायर को, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, पॉलिटिकली यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया एम्पायर को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस यहाँ पर। देन हम देखते हैं इनके बाद, इससे पहले मतलब यहाँ पर क्या होता है, बाद में नहीं, इससे पहले ऐसा होता है। यहाँ पर वो जो चीज़ है जो ख़ास है वो ये है कि कॉन्स्टेंटाइन वन की डेथ के बाद, मौत के बाद 337 से एडी में यहाँ पर क्या होता है, जब मौत होती है सॉरी जो कॉन्स्टेंटाइन है उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है एम्पायर। अब कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पर 11 मई 330 एडी में एक शहर बनाया होता है जिसको कहा जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट भी कहते हैं कॉन्स्टेंटाइन वन को, ये पहला कॉन्स्टेंटाइन है, और ये कॉन्स्टेंटाइनियन डायनेस्टी कहलाएगी इसकी। ठीक है, जैसे हमने कहा थियोडियस है, थियोडियस डायनेस्टी हो गई अलग से इसकी, तो ये कॉन्स्टेंटाइनियन डायनेस्टी कहलाएगी यहाँ पर। और जो सबसे आखिरी रूलर जो बाइजेंटाइन का यहाँ पर होगा वो कॉन्स्टेंटाइन 10 होगा, मगर वो इस डायनेस्टी का नहीं है, इस ख़ानदान से वो नहीं था, मगर नाम सेम था यहाँ पर। तो इसने अपना एक नया शहर बनाया। अब ये शहर बनाया कहाँ पे गया था,
मैप के ज़रिए मैं दिखा देता हूँ आपको, कहीं पर अगर मैंने मैप इस्तेमाल करा है तो। ये रहा मैप, हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला मैप। ये जो शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल, ये बनाया गया था आज के तुर्की, हम तुर्की बोलते हैं, नया नाम जो उसका है वो तुर्की है। तो यहाँ पर बनाया गया था बासफोरस के पास बिल्कुल, मतलब यहाँ पे क्या है, ब्लैक सी है, ब्लैक सी से जो ट्रेड जाएगा वो यहाँ पर आएगा, और जो सी ऑफ मरमर ट्रेड जाएगा वो यहाँ पर। तो इसके ऊपर बनाया गया था बिल्कुल, इसके कंट्रोल के ऊपर। अगर इस प्रॉब्लम तो ज़्यादा जूम नहीं हो पा रहा फिलहाल यहाँ से, तो ये वो जो रीजन है, जो जगह है यहाँ पर भी इन्होंने अपना कंट्रोल पूरे से दबदबा कायम किया गया था भाई किले के ज़रिए से, कि जो ट्रेड होगा उस पर हम टैक्स ला के पैसा हासिल करेंगे दबाकर, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है पहुँचने का यूरोप के अंदर और रशिया वाला जो रीजन है वहाँ पहुँचने वाले में। तो यहाँ पर इसको बनाया गया था, बहुत सारे इसके रीजन्स थे यहाँ पर, और रीज़न भी इसके यहाँ पर थे। सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर यही थी। दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या था, इस मैप के ज़रिए से मैं दिखा नहीं पाऊँगा, इसमें दिखाता हूँ इस मैप के ज़रिए से। दूसरा रीज़न यहाँ पर देखिए, दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या था, जर्मैनिक ट्राइब्स, स्लाव्स इनको हम बोलते हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रिगर जो ये ट्राइब्स थी, ये बार बार इटली की जो राजधानी है, जो टाइम में रोम उस टाइम राजधानी थी किसकी, रोमन एम्पायर की, कॉन्स्टेंटाइन के 1 तक, मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर का डिवाइड यहाँ पर अलग अलग नहीं हुए ये। तो इस पे बार बार ये लोग हमला करते थे यहाँ पर। वजह क्या थी भाई, ये रिच जगह है, सीधी बात है, जो राजा का शहर है, जो एम्पायर है उसका शहर है, तो भैया सोना है, ख़जाना है, आबाद शहर है, खाना पीना अच्छा खासा है, तो उसको लूटने के लिए बार बार ये अटैक करते थे इसके ऊपर, और बार बार यहाँ के जो रीजन थे इनको कंट्रोल करते थे यहाँ पर। वाइकिंग्स भी शामिल थे इसके अंदर, ये बात ध्यान रखनी है, वाइकिंग्स भी थे। तो ये चीज़ से निपटने के लिए ही इसको यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन 1 लेकर आ गया, भैया मैं दूर कर लेता हूँ, साले ये बार बार मुझ पर हमला करते हैं, एक ही बार में पंगा ख़त्म, सिस्टम ही ख़त्म, मैं हटा दूँगा यहाँ से राजधानी को अपनी, अब आओ हमला करने के लिए। ये चीज़ उन्होंने हल करी इस तरह से कि ये ससुर के नाती तो मानेंगे नहीं, हम ही अपनी राजधानी लेके भाग जाते हैं भाई कहीं और, पहुँच गए लेकर वो राजधानी को कहीं और, बासफोरस पे, यानी कि जो तुर्की है आज का वहाँ पर। ठीक है, अब इसने क्या कहा, कॉन्स्टेंटाइन ने जिसको शहर को बसाया, इसका नाम रखा न्यू रोम, कि ये नया रोम है बिल्कुल, जो पहला रोम जो है वो तो है ही अपना, एक नई राजधानी है, तो उसको नया रोम कहा गया। इसको आज के टाइम में इस्तांबुल कहते हैं। जब कॉन्स्टेंटाइन ने इसको बनाया था तो उसको न्यू रोम ही कहा गया था, बाद में इसका नाम उसके मरने के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया गया था यहाँ पर, कि कॉन्स्टेंटाइन का शहर। क्या बताया था मैंने रीज़न आपको, भाई शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए भैया वहाँ से लाया गया था यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे तो यहाँ भी प्रोटेक्शन चाहिए, सीधी बात है, शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर थियोडियस वॉल का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया। अब ये थियोडियस वॉल क्यों कहा गया, मैंने कहा कि जब कॉन्स्टेंटाइन ने शहर को बसाया तो इतनी बड़ी चौड़ी दीवारें जो आज के टाइम में मौजूद हैं वहाँ पर वो नहीं थी। मैं दिखाता हूँ अभी आपको कैसे है, 1 मिनट। तो ये वो दीवारें हैं जो बनवाई गई थी थियोडियस जो रूलर था उसके ज़रिए से। तो ये इस्तांबुल में आज भी मौजूद हैं, जो म्यूनसिपैलिटी वो ध्यान रखती है, इसका रिपेयरिंग वगैरह चलती रहती है इनकी। ये वो दीवारें बनाई गई थी इतनी मजबूत कि अगर कोई हमला करे तो वो हमला बिल्कुल नाकाम कर दिया जाए। अब ये एक दीवार नहीं थी यहाँ पर, ये जो मैं दिखाई दे रहा है ये धंस चुकी है मिट्टी चढ़ने के चक्कर में, मतलब रिपेयरिंग बार बार जो होता है, लेवल अप हो जाता है शहरों का, वैसे ही दब चुका है फ़िलहाल ये। मगर ये दीवारें उस टाइम के अंदर 15-15, 50-50 फीट तक की ऊंची दीवारें थी, कि कोई भी इसके ऊपर कई हज़ार साल तक, 1000 साल तक ये 330 तक चलेगा। 330 मतलब बनाया गया है यहाँ पर, और 453 के अंदर ये ख़त्म, मतलब पूरा का पूरा 1000 साल तक ये दीवारें खड़ी रहेंगी और कोई भी इसको जीत नहीं पाता शहर को। तो ये बनाई गई थी दीवारें किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ज़मीन के साइड से अगर कोई हमला करता है उसके ऊपर तो वो चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, ये लोग, इनका मानना इस तरह का था। और ये वाकई में बाकायदा ये चीज़ भाई कायम भी रही, काम भी बहुत ज़्यादा आती रही। कई सालों तक कई लोगों ने हमला करा, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम थे उनका अटैक ज़्यादा हुआ शहर के ऊपर। ठीक है, अब पीछे मैंने मैप का इस्तेमाल किया था, ये रहा मैप इसका। दूसरा मैप भी यहाँ पर शहर का मैंने दिखाया है इसके अंदर। तो इस मैप के अंदर अगर, अरे यार ये देख लीजिए, यहाँ पर ये मैप है, ये हो गई यहाँ पर आपकी जो दीवार खड़ी की गई थी वो यहाँ पर हो गई। दूसरा यहाँ पे क्या किया गया, देखो मैं भी दिखाता हूँ। देखो ये जो रास्ता है जो ये जा रहा है यहाँ से, ये जाएगा आपका ब्लैक सी की तरफ। ये जो रास्ता जा रहा है इसका बोलते हैं गोल्डन हॉर्न्स। ठीक है, यहाँ पर
कोई हमला ना कर दे साइड पे, क्योंकि दीवारें नहीं हैं यहाँ पर। इसके नहीं यहाँ पर एक चैन लगाई गई, बड़ी भारी मजबूत चैन, कहते हैं 60 टन 700 टन की चैन थी यहाँ पर। और गलाटा इनकी कॉलोनी थी, मतलब कब्जा था इनका यहाँ पर, चलती भी इनकी थी, किला बनाया गया था यहाँ पर। इस चैन को ये समुंदर के अंदर डुबोते थे बाकायदा, अगर जहाज़ आएंगे तो जहाज़ अंदर पहुँच जाएंगे वहाँ से, ठीक है। देन जब जहाज़ पहुँच जाएंगे तो चैन को वापस खींच देंगे, कोई अंदर घुस ना पाए इसके अंदर हमला करने के लिए। अब ये जो रीजन बचता है इस साइड का, यहाँ पर इन्होंने अपनी बड़ी भारी बनाई थी नेवी, जो बाद में हालांकि ख़त्म हो जाती है जब तुर्क जन पे हमला करेंगे उस टाइम तक इनकी जो नेवी कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये सारे इंतज़ाम किए गए थे इस शहर को बसाने के लिए, कॉन्स्टेंटिनोपल को, जो कि 1000 तक कोई भी उस पर कब्ज़ा नहीं कर पाया था बिल्कुल भी यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने बता दिया यहाँ पर गलाटा के बारे में भी यहाँ पर। और अगर हम बात करें भाई, बाद में भी इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग जोड़ी गई शहर के अंदर, बनी भी हैं, टूटी भी हैं, ढह भी गई। और ख़ुद इवन यहाँ पर जो रोमन्स थे उन्होंने ख़ुद तबाह करा अपने शहर को कई बार, तो ये चीज़ यहाँ पर रही। मगर उस ज़माने के अंदर जब ये राजधानी बनाई गई तो भाई ये राजधानी सबसे दुनिया की अमीर शहरों में आती थी उस टाइम ये, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के अंदर था, क्रिश्चियनिटी का यहाँ पर जोर था यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बताया मैंने यहाँ पर, वो क्या है। आफ्टर क्रिश्चियनिटी वॉज अडोप्टेड बाय कॉन्स्टेंटाइन वन जो था यहाँ पर पहला, सबसे पहला जो एम्परर है वो बनेगा क्रिश्चियन। जब वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेगा तो भैया स्टेट रिलीजन बन गया, सीधी बात है। जब राजा ने मान लिया तो बाकी को भी लोगों को मानना ही है, मर्जी है ना, माना ज़बरदस्ती भी नहीं है। अगर राजा ज़बरदस्ती मनवाया तो मानना ही पड़ जाएगा यहाँ पर। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि जब क्रिश्चियनिटी को मान लिया गया, स्टेट रिलीजन बन जाता है, तो पैगनिज़म जो थे, जो बहुत सारे देवताओं को मानने वाले लोग थे, उनका जो सप्रेशन था वो ख़त्म हो गया। मतलब उन पे दबाव नहीं था, उन्होंने दबाव डाल रखा था क्रिश्चियनिटी को मानने वालों के ऊपर, कि अगर पता चले किसी ने, मतलब बहुत से ऐसे एम्परर पहले हुए जो पैगनिज़म को मानने वाले थे, कि अगर उनको पता चले किसी ने कि भैया ईसाइयत कबूल कर ली है, तो उसको कत्ल करते थे बाकायदा, कि सलीब पे ठोक दो उसको, जैसे वो मारे थे ईसा सलाम, उनको ही मार दो, ऐसे ही उनका ये हिसाब यहाँ पर रहता था उस टाइम, ठीक है। मगर जब कॉन्स्टेंटाइन वन ने इसको अपना लिया क्रिश्चियनिटी को, तो यहाँ पर सिस्टम बन गया आसान क्रिश्चियनों के लिए। और इससे क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई, जिसका इफेक्ट आज तक दिखाई देता है दुनिया के अंदर। क्या क्रिश्चियनिटी को कॉन्स्टेंटाइन वन नहीं अडॉप्ट करता तो दुनिया में क्रिश्चियनिटी नहीं फैल पाती उस टाइम से। तो दूसरा तीसरा रीज़न यहाँ पर ये रह गया भैया, वो मतलब जो हमारे यहाँ पर जो हम कहेंगे पॉइंट हो गया कि भैया ओरिजिन इसका इस तरह से हुआ था। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या है, इन 1476 AD व्हेन लास्ट एम्परर रोमुलस ऑगस्टस वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट द थ्रोन। अब ये कैसे हुआ था, मतलब क्या कहा गया इसके अंदर, 76 AD में, ईस्वी के अंदर, जो हम कहेंगे कि जो रोमन एम्पायर था, जो रोमन एम्परर था, जो चली आई थी पहले से हुकूमत, उसके एम्परर को गद्दी से हटा दिया गया था, जिसका नाम था रोमुलस ऑगस्टस। इसको हटाने वाले कौन थे यहाँ पर, फ्रैंकिश किंगडम था ऊपर, मतलब वही जो वाइकिंग्स थे वो लोग थे यहाँ पर, ठीक है। और जो भी ये आदिवासी टाइप के जो लोग थे, जिनके मतलब छोटे छोटे एम्पायर थे, किंगडम थे, उन्होंने अपनी पावर बढ़ाते क्या करा, जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल। हालांकि जो ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर को आपस से कैप्चर करेगा उसको वहाँ जाकर, मगर उस टाइम तक ख़त्म हो चुका था, मतलब उससे पहले मतलब ये ख़त्म हो गया था जो चला आया था पहले से। तो उसको जब हटाया गया गद्दी पे से, और जब इसका खात्मा हो गया वेस्टर्न साइड का, तो माना जाता है भाई वेस्टर्न साइड ख़त्म हो बच गई यहाँ पर, ईस्टर्न साइड तो बाइजेंटाइन एम्पायर का ओरिजिन यहाँ पर हो गया। तो कई सारे जो ओरिजिन रहते हैं यहाँ पर माने गए अलग अलग पॉइंट से। हालांकि जब कॉन्स्टेंटाइन वन ने शहर को बसाया था उस टाइम को माना जाता है कि ये शुरुआत हो जाती है बाइजेंटाइन एम्पायर, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ से वो उठा के वहाँ तक ले गया था बिल्कुल। अब बात करते हैं कि बाइजेंटाइन वर्ड कहाँ से आता है। बाइजेंटाइन वर्ड जो है यहाँ पर बाइजेंटियम से आता है। बाइजेंटियम जो है ये वर्ड को इस्तेमाल किया गया था, किस लिए इस्तेमाल किया गया था भैया, देखो ग्रीस जो रोमन एम्पायर जो वहाँ की राजधानी थी रोम, कहते हैं कि वहाँ की जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ओवर पॉपुलेटेड शहर हो गया था। तो ज़रूरत ऐसे शहर की थी जहाँ पर बसाया जा सके, लोगों ले जाके आपस से, और नई राजधानी कायम की जा सके वहाँ पर। तो एक बाइजास नाम के आदमी को भेजा गया इस काम के ऊपर। उसने कई 10-12 साल खर्च करे, पता करा कि जगह कहाँ पर बढ़िया है रहने के लिए, जो सेफ़ भी हो, प्रोटेक्शन भी अच्छी खासी हो पाए हमारी वहाँ से, और फ़ायदा भी हमें अच्छा खासा हो सके वहाँ से। तो वो यहाँ जाके पहुँचा कॉन्स्टेंटिनोपल जो इस्तांबुल आज के टाइम में, वहाँ वो पहुँचता है।
और भाई फिर वहाँ पे जो लोग हैं बसाना शुरू करवाया जाता है वहाँ पे लोगों को, उसके नाम पर पड़ गया बाइजेंटियम। जो बाइजेंटाइन के रहने वाले लोग थे उनको बाइजेंटियम कहा जाता था फिलहाल, तो रोमन इनको नहीं कहते थे ज़्यादातर लोग, मगर ये अपने आप को कंसिडर करते थे कि हम रोमन हैं। ठीक है, बताया दिया था मैंने आपको ये कहाँ पर मौजूद है, जब बासफोरस है वहाँ पर ये आज मौजूद है। आज के टाइम में इस्तांबुल जो है इसको ये बात हम कहते थे कुस्तुनतुनिया यहाँ पर। ठीक है, तुर्की का ये हिस्सा है, राजधानी मगर यहाँ की नहीं है यहाँ पर फिलहाल ये। अब देखते हैं और इसको जूम आउट करना कैसे। ठीक है, इस पर बताया मैंने आपको भैया 22 डायनेस्टीज़ ने इस पर रूल किया, 22 ख़ानदानों ने इसके ऊपर राज किया है अकेले इसके ऊपर, और 11 सेंचुरीज तक मतलब 1100 साल तक उन्होंने रूल किया है यहाँ पर। अगर हम देखें बाइजेंटाइन के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, क्योंकि अगर हम देखें 330 से 1453 तक हो जाते हैं मुझे, 1100 साल तक लगभग हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जोग्राफिकल एक्सटेंशन इसका बढ़ता भी है और घटता भी रहता है सेंचुरीज के हिसाब से है। जो एम्परर जीत गया तो भैया एक्सपेंशन हो गया, हार गया तो भाई डिग्रेडेशन यहाँ पर हो जाता है फिलहाल। तो कोई फिक्स इसकी कोई से मतलब हम कहते हैं कि टेरिटरी नहीं रही, टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज होती रही। मगर इसकी जो हम देखते हैं टेरिटरीज़ में जब ये सबसे अपने जेनिथ पे था, पीक पे था, तो इसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन, तुर्की, ग्रीस, इटली, सिसिली, बाल्कन स्टेट्स और दोनाबी वतन जो भी रीजन सारा का सारा कंट्रोल के अंदर आया करता था। बाल्कन स्टेट जो मैंने दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर है, बाल्कन स्टेट यहाँ पर है। देखो मैं फ़िलहाल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये तुर्की है। तुर्की का जो यहाँ का जो रीजन है, सॉरी ये जो रीजन कहलाता है, इसकी जितनी भी ऊपर का जो रीजन है जो ब्लैक सी से लगता हुआ मेडिटेरियन सी से लगता हुआ होता है, ये बाल्कन स्टेट कहलाते हैं आज के टाइम में। तो ये सारे सारे बाल्कन स्टेट यहाँ पे मैंने दिखा दिए हैं आपको। ठीक है, बुल्गारिया हो, ग्रीस हो, अल्बानिया हो, मैसेडोनिया है, 2 मैसेडोनिया के अंदर भी। ठीक है, क्रोमिया है, सॉरी रोमानिया है, सर्बिया है। तो ये जो सारे सारे स्टेट हैं, बॉस्निया वगैरह जो भी हैं, ये सारे के सारे आते हैं आपके बाल्कन स्टेट। और बाल्कन स्टेट की वजह हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ आती है रिवर, वहाँ पर ये वहाँ तक ये फैला हुआ था। और जब बात करते हैं तुर्की तो भैया फिर ये तो हम जानते हैं जो अनातोलिया था, तुर्की जो वहाँ तक फैला हुआ था, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट पे ये राज कर रहे थे। इसमें से जब हम देखते हैं शुरुआत में क्या होता है, जब कॉन्स्टेंटाइन ने शहर बसा लिया तो रोम को पोप के ज़रिए से छीन लिया जाता है यहाँ पर। और पोप की हेल्प यहाँ पे कौन करता है, वो होते हैं नॉर्मन्स। नॉर्मन्स यहाँ पर कौन था, ये था वाइकिंग। वाइकिंग मतलब क्या था, सीधी सी बात है कि ये कबीलाई लोग थे। कहीं पर मतलब जब कहीं भर्ती निकली तो सेना में शामिल हो गए, कहीं कुछ और काम निकला कंस्ट्रक्शन करने का तो वहाँ शामिल हो गए, जहाँ गए माना कि बच गए ये लोग। तो ये यहाँ पर वाइकिंग्स खिलाए। हालांकि ये जो क्रूसेडर्स थे, जो रोमन कैथोलिक आर्मी थी जो मुस्लिम के खिलाफ लड़ती थी, उससे भी ज़्यादा पावरफुल ताकतवर ये लड़ाकू हुआ करते थे अपने टाइम के अंदर। बाद में हम देखते हैं टाइम जब आता है इनका ख़त्म हो जाते हैं, मतलब पावर इनके ज़्यादातर। ठीक है, तो इसको छीन कौन लेता है, इटली और सिसिली को छीन लेते हैं यहाँ पर पोप। पोप यहाँ पर जो ईसाइयत, जो ऑर्थोडॉक्स जो फ़िरका है ईसाइयत के अंदर, एक होता है प्रोटेस्टेंट, एक होता है कैथोलिक। यहाँ पर 2 होते हैं मैन, बाकी इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग फ़िरके फिर भी होते हैं इसके अलावा, मगर 2 ये मैन हैं, इनमें से बाकी निकल के सारे आते थे यहाँ पर। तो ये जो होता है, जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं उनका हेड होता है यहाँ पर ये, मतलब जो ईसाइयत के अंदर पिक्चर्स की और मूर्ति की पूजा करने वाले लोग होते हैं। जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो जो मूर्ति और जो पिक्चर्स होती हैं उनकी पूजा वो नहीं करते यहाँ पर। तो उनका हेड होता है पोप यहाँ पर। ठीक है, धार्मिक गुरु मतलब यहाँ पर ये होते हैं इनके। इनके हेल्प से उन्होंने इटली सिसिली को जीत लिया। हालांकि बाद में ये जो दूसरे रूलर आएंगे उसको छीन लेंगे वापस से इनसे। और जो एशियन माइनर रीजन है, अफ्रीका रीजन जो है, उसको ऑटोमन एम्पायर टाइम टू टाइम जैसे जैसे एक्सपेंशन होता रहेगा वो जीत लेंगे इसको। सीधी बात शुरुआत यहाँ पर होती है नॉर्मल जो तुर्क ट्राइब्स होती हैं वो छीनना शुरू करती हैं, फिर सेल्जुक आएंगे यहाँ पर, फिर देन आते हैं यहाँ पर ऑटोमन्स। ठीक है, बाल्कन स्टेट किस लिए इम्पोर्टेंट थे, और जो एशियन माइनर है भाई खेती थी यहाँ पर अच्छी खासी। आज भी अगर आप देखोगे हम सुनते हैं कि हम आर्मेनिया है, तुर्की है, प्याज इंपोर्ट कर रहा है वहाँ से, कुछ इंपोर्ट कर रहा है अपने यहाँ पे देश के अंदर मंगा रहा है यहाँ पर। तो वजह से यही कि वहाँ पे खेती अच्छी खासी इनकी होती है चीज़ों की, तो ये ज़रूरी थे इनकी नहीं कंट्रोल करने रोमन्स के लिए। ठीक है, अगर हम देखें भाई डिवाइडेशन बता दिया मैंने आपको कब हुआ था कि कॉन्स्टेंटाइन वन जब राज करता है तो वो इंटीग्रेटेड रोमन एम्पायर पर राज करते हैं, मतलब जो कि एक गठित राज्य था जो आपस में पूरा का पूरा एक था। हालांकि मेरा मैप दिखाया है
तो मैप की जैसे कहीं जाते हैं, वहाँ पर डिवीज़न किस चीज़ का था, यहाँ पर कल्चर का, लैंग्वेज का डिवीज़न था, पॉलिटिकल डिवीज़न यहाँ पर नहीं था। मरने के बाद इनके ही जब डिवीज़न होता है यहाँ पर कि जो ताकतवर राजा है वो मर गया और जो वेस्टर्न वाले हैं उन्होंने सिर उठा लिया, यहाँ पर वो हो गए बाइजेंटाइन एम्पायर से अलग, उन्होंने अपने आप से अलग कर लिया उनको। ठीक है, फिर यहाँ पर जो सक्सेसर्स बहुत सारे, मतलब बीच में कई रूलर्स आएंगे यहाँ पर, क्योंकि पूरी डायनेस्टी रहेगी कॉन्स्टेंटाइन की डायनेस्टी। फिर यहाँ पे नई डायनेस्टी शुरू होती है, यहाँ पर उसको कहते हैं वैलेंटिनियन वन। इनने डायनेस्टी अपनी स्टैब्लिश करी थी कॉन्स्टेंटाइन के जो सक्सेसर्स थे उनको मार कर, मतलब डायनेस्टी ख़त्म करके दूसरा खानदान शुरू हुआ यहाँ पर। 364 AD में क्या होता है भैया, ये वेस्टर्न पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उसका भाई होता है वेलास, वो ईस्टर्न पार्ट का राजा होता है यहाँ पर। तो ये मतलब क्या है कि टूटा नहीं था यहाँ पर, अभी यहाँ पर देख रहे हैं हम तो भाई टूट चुका है, मगर उस तरह से वो टूट के बिल्कुल अलग नहीं हुआ पूरी तरह से बिल्कुल। मतलब क्या है कि भाई ये तोड़ के अलग तो कर लिया, मगर वो मिलकर के काम चला रहा है फिर भी अपने यहाँ पर। ठीक है, इसमें कई सारे चेंजेस भी होते हैं, जिसमें आता है लेटिनाइजेशन, मतलब लैटिन लैंग्वेज को अपनाना, और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना भी इसमें आता है यहाँ पर। ठीक है, कि मैंने बता दी, दोबारा फिर से आ गया शायद सॉरी है। ये मैं बता चुका हूँ मैं, आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो कैपिटल थी वो चेंज हमने क्यों करी थी यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये बनती है कॉन्स्टेंटाइन जो राजधानी बनती है यहाँ पर, तो ये लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती हैं यहाँ पर, स्टेट जो लैंग्वेज होती है वो होती है यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज, और जो स्टेट का जो यहाँ पर होता है वो क्रिश्चियनिटी होती है, क्रिश्चियनिटी को ये लोग मानते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आता है एक नया रूलर, ये नई डायनेस्टी का दूसरी डायनेस्टी का रूलर है यहाँ पर। ठीक है, एनास्टासियोस इसको कहा गया यहाँ पर। फिर इसका यहाँ पर क्या होता है भाई, इसके टाइम में आते आते एक चीज़ को लेकर झगड़ा बनना शुरू हो जाता है। उस टाइम के दो पावरफुल एम्पायर थे, एक था भैया आपका रोमन, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर है वो। ठीक है, और दूसरा था यहाँ पे ससनिद एम्पायर। मुस्लिम नहीं थे ये लोग, ये बात ध्यान रखनी वही बात है, लोग रहते कि भाई मुस्लिम थे ये, मुस्लिम नहीं थे ये। ठीक है, इस्लाम को कबूल ये नहीं कर पाए थे उस टाइम तक भी, बगैर शायद ये आग वगैरह को पूछने वाले लोग थे यहाँ पर। तो इनके बीच में चलता है पावर का स्ट्रगल और ज़मीन का कब्ज़ा, कि ये जो रीजन है इस पर कंट्रोल कौन करेगा भाई, इस पर कंट्रोल कौन करेगा। यहाँ आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, ये देश आते हैं यहाँ पर कि भाई इस पर कौन करेगा कब्ज़ा। इसको लेकर ये लोग लड़ते रहते हैं, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है इसके अंदर। और फाइनली यहाँ पर भाई हो जाती है बैटल, मतलब ये जो वॉर्स होते हैं ये वॉर्स कहलाते हैं बहुत सारे। एक होती है बैटल जिसमें हम एक बार लड़ते हैं और जीतते हैं, फैसला हो जाता है। जो वॉर्स होते हैं वो चलते हैं लंबे, मतलब कहीं ना कहीं बैटल होती रहती है, कभी यहाँ लड़ ली कभी यहाँ लड़ ली है, तो ये वॉर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी रूलर के नाम पर ये जो वॉर्स होते हैं कहलाते हैं। इसका नाम होता है एनास्टेशियन वॉर, द एनास्टेशियन वॉर। ये होते हैं 502 से लेकर 506 तक, 4 साल तक ये वॉर चलते हैं। और अगर हम देखें दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबे जो वॉर्स चले ज़्यादातर वो यूरोप के अंदर ही चलते रहे, लंबे टाइम तक ही लड़ते रहे आपस के अंदर। देन फिर हम देखते हैं अब पीछे क्या था, कौन सा था, मेरे नाम भूल गया मैं, वैलेंटियन। फिर आया यहाँ पर आपका एनास्टेशियन। फिर आता है यहाँ पर जस्टिनियन वन, ये नई डायनेस्टी है, फिर से नया रूलर आ गया यहाँ पर। इसने रूल करा यहाँ पर आपका 1527 से लेकर 1565 के बीच, मतलब यहाँ पर किसके बीच आ गया, यहाँ पर ये इनसे पहले का रूलर है यहाँ पर। इनके बाद यहाँ पर कौन आएंगे, वैलेंटिनियन। ठीक है, मतलब ये वैलेंटिनियन के बाद में रूल करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है कि भाई ये पहला रूलर माना गया है कि बाइजेंटाइन एम्पायर का ये पहला रूलर था, इसको भी कंसिडर करते हैं हिस्टोरियन। वजह क्या है भाई, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करी थी, और जो खोया हुआ बाइजेंटाइन एम्पायर था, जो वेस्टर्न साइड काफ़ी तक खो चुकी थी, जिस पे पोप ने, नॉर्मन्स ने, या फिर स्लाविक जो डायनेस्टीज थी, या जो फिर जर्मनिक ट्राइब्स इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। फिर बाकी जो हम देखेंगे भैया जो किंगडम ऑफ हंगरी है, ठीक है, क्रीमिया है, ये सब जो अलग हो गए थे अपने आप में, तो इन पे आपस से इन्होंने कब्ज़ा करा, रिकैप्चर करा इनको, और आपस से इंक्लूड कर लिया रोम को, मेडिटेरियन कोस्ट को, पूरी इटली को वापस से मिला लिया। और तो यहाँ पर जो नॉर्थ अफ्रीका है, जब कंट्रोल गए तो नॉर्थ अफ्रीका चले गए इनके हाथ से, इन्होंने आपस से कंट्रोल कर लिया इसको। ठीक है, और इन्होंने ही जो फेमस चर्च है होली विजडम, जो कि ईस्टर्न साइड का चर्च कहता था यहाँ पर, कि ऑर्थोडॉक्स का चर्च अलग था वहाँ का, और जो रोम का चर्च था वो अलग था,
दोनों के हालांकि जो ऑर्थोडॉक्स थे यहाँ पर डिवीज़न था, और ये लड़ा भी मतलब ये एक पॉइंट था लड़ाई का उनके बीच में भी, जिसको आज के टाइम में हम हागिया सूफिया बोलते हैं। ये मस्जिद बन चुका है, उस टाइम इसको आया सूफिया कहते थे यहाँ पर, चर्च ऑफ होली विजडम, ठीक है, इसका नाम था। इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था यहाँ पर जस्टिनियन वन ने। अब इनकी पेंटिंग में एक चीज़ देखनी है आपको जो काम आएगी जब मैं बात करूँगा पेंटिंग के बारे में, कि जो इनकी पेंटिंग्स है वो पेंटिंग जो है किसी एक पत्थर से नहीं बनी हुई। यहाँ पर कई छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो पीस हैं, पत्थर को काट कर उनको इस्तेमाल किया गया है इनकी जो ये पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पर, मतलब स्कल्पचर जैसा कह सकते हैं इसको, बनाया गया है। और इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर क्या करें, यहाँ कहते हैं इसको हम रिफॉर्म्स किए गए, कोडिफिकेशन किया गया, रोमन लॉ को कहा गया एज अ कोड ऑफ कर्ब और कॉर्पस जूरिस सिविलिस, कॉर्पस लॉ ऑफ सिविल लॉ, कॉर्पस ऑफ सिविल लॉ। मतलब ये रूल वो थे जो उन्होंने रोम से अडॉप्ट करे, अब जो अच्छे लगे इनको वो अडॉप्ट करे, और फिर उसमें कुछ मतलब बदलाव किए गए। भाई जैसे मान लो हमने कहा कि राजा ने ये बात कही, तो इसका मतलब यहाँ पर ये निकलता है इसने ये कानून बनेगा, ऐसे कानून काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट देता है, तो भी जजमेंट में ही कहा गया तो ये बात इस तरह से होता है, ये कानून इस तरह से एक्सप्लेन किया गया इसको, ये चीज़ उन्होंने करवाया अपने टाइम के अंदर, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ, जस्टिनियन वन के टाइम में ही भैया इनका जो एम्पायर था वो फाइनेंशियल स्ट्रेन में फंस गया, मतलब पैसों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया और जो आमदनी थी वो कम होने लग गई यहाँ पर, मतलब नुकसान पैसे का बहुत हुआ। वजह वही थी यहाँ पर कि समानी डायनेस्टी जो एम्पायर था उससे इनकी लड़ाई चली, लंबा वॉर चला यहाँ पर। इसके चलते यहाँ पर क्या हुआ भाई, इनका जो पैसा था वो बहुत ही ज़्यादा खर्च हो गया वॉर के अंदर, मगर कुछ खास इनके हाथ में नहीं आया। तो इनके सक्सेसर्स ने अपने एम्पायर को वापस से स्टेबल करने के लिए लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने शुरू करे। इस वजह से क्या होती है, जो इनकी डायनेस्टी है वो हो जाती है अनपॉपुलर, फिर नई डायनेस्टी के रूल करती है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कोई कमांडर हो सकता है, ये चीज़ चलती रहेगी यहाँ पर। मतलब वो जैसे कि दिल्ली में अगर हम बात करें अपने जो मीडियल हिस्ट्री है उसमें क्या था कि दिल्ली सल्तनत थी, वहाँ पर राजा सही से राज नहीं कर रहा तो कोई नोबल आके बैठ गया गद्दी के ऊपर, उसकी वही चीज़ यहाँ चलती रहती है यहाँ पर जस्टिनियन ने एक चीज़ अपने टाइम में अच्छी कर ली थी, उनने पूरी तरह से ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया था यहाँ पर। जो मेडिटेरियन सी है, जब आसपास का जो इलाका पास करता है रोड, जो मतलब जो सी ट्रेड एक तरह से यहाँ पर, और ब्लैक सी से पूरा कंट्रोल कर दिया। जो जहाज़ जाएगा वो टैक्स देके जाएगा पैसा निकालने के लिए, इन्होंने ये चीज़ करी यहाँ पर। जब पैसा अच्छा आया इनके पास तो भैया इन्होंने बाइजेंटेनियन आर्ट है, मोज़ाइक्स है, इससे बहुत ज़्यादा देर दिया। ये हागिया सूफी मस्जिदें बताया मैंने अभी आपको पीछे, इसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने करवाया था जस्टिनियन वन ने। बहुत सारी चीज़ें कही गई यहाँ पर भैया। जो पुराने चर्चेस थे उसका रिस्टोरेशन किया गया, नए पैलेसेस बनाया गया, कल्चरल इंस्टीट्यूट ये बनाया गया यहाँ पर। उसमें ख़ास तौर पे इन्होंने ग्रीक आर्ट का इस्तेमाल किया, ठीक है। इन्हीं के टाइम में क्या होता है कि भैया जो क्रिश्चियनिटी है उसको बढ़ावा बहुत ज़्यादा मिलता है, और मिशनरीज़ जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं इनकी साइड से होते हुए कि सेंट्रल एशिया, सेंट्रल ईस्टर्न बाल्कन और रशिया तक पहुँचते हैं। वहाँ के लोगों को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं। मतलब जो स्लाविक लोग हैं वो बन गए क्रिश्चियन, तो वो अपने भाई क्रिश्चियनों पर हमला करेंगे क्यों, मतलब बड़े प्यार से उनको पक्ष के अंदर लिया गया, मगर फिर भी बहुत से लोग हमला करते हैं, फिर भी जो बने नहीं, ठीक है। फिर इनके बाद आता है यहाँ पर हरक्यूलिस डायनेस्टी थी, ये भी ध्यान रखनी है आपको। ये क्या आता है भैया, इनके टाइम से पहले था एक एम्परर जो कि हो गया था बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर, क्योंकि वो ससानी डायनेस्टी से रूल हार रहा था बहुत ज़्यादा बैटल्स, और बहुत ज़्यादा सोने का मतलब जो पैसा है उसका नुकसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हरक्यूलिस उसको हटा कर गद्दी में बैठता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है, ससानी डायनेस्टी का जो रूलर होता है उसको भी मतलब चेंज किया जाता है यहाँ पर, और इनके चक्कर में क्या होती है, वही इनकी बैटल चलती है यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या काम किया यहाँ पे अपने एम्पायर के अंदर, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रिकन्स्ट्रक्शन किया, मतलब मिलिट्री में चेंजेस किए। इससे पहले यहाँ पर दिक्कत ये थी, जो बाइजेंटाइन एम्पायर था वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड था। इसमें क्या किया गया भैया, बहुत सारे चेंजेस किए गए इनके टाइम के अंदर यहाँ पर, और ग्रीक की जगह पर यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाने लग गया, मतलब लैटिनाइजेशन यहाँ पर हो गया बाइजेंटाइन एम्पायर का इनके टाइम पर। बहुत फेमस है, आप ये नहीं हरक्यूलिस कई बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर इनके बारे में भी, ठीक है। और इन्हीं के टाइम में वॉर होता है यहाँ पर बाइजेंटाइन ससानियन वॉर,
जो कि होता है 602 से लेकर 628 तक, मतलब 26 साल तक ये वॉर चलता रहता है। और रीजन वही रहता है आपका, आर्मेनिया है, तुर्की है, लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है। ये जो रीजन होते हैं इन पे ही बैटल चल रही होती है मेनली यहाँ पर ज़्यादातर, कि कौन जीतता है कौन नहीं। और यहाँ पर क्या होता है, जीतता कौन है, हरक्यूलिस जीतता है यहाँ पर बैटल ऑफ निनेवे, जो कि होती है 627 AD के अंदर। इसमें जो रूलर होता है यहाँ पर खुसरो खान। खान का मतलब यहाँ पर ये नहीं मुसलमान था, ये मुसलमान नहीं था। इसको यहाँ पर हराया जाता है, ठीक है, और ये हार जाता है इस बैटल के अंदर। और खुसरो खान भी खुद अपने बाप को हटा के गद्दी पर आया था। पिछले जो रूलर की बताया था मैंने आपको, बैटल जो हुई थी जस्टिनियन के टाइम पर भी, और जो ऑस्ट्रेलियन जो था उसके टाइम में भी हुई थी, उनके टाइम में ये बाप को हटा के अपनी गद्दी पर बैठता है, ठीक है। देन इसके बाद काफ़ी टाइम गुजरता है, बहुत से रूलर्स आते हैं, एम्पर आएंगे यहाँ पर। 7 सेंचुरीज़ के अंदर देखते हैं हम कि इस्लाम का राइज होता है यहाँ पर, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आते हैं मुसलमानों के आखिरी नबी होते हैं, हालांकि दुनिया समझती है कि पहले नबी हैं वो यहाँ पर उनके। तो क्या होता है भैया कि जो उनकी सबसे बड़ी खास प्रोविंस थी, सबसे बड़ी प्रोविंस थी यहाँ पर इजिप्ट, सीरिया, इसको कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर राशिदुन खलीफेट। जो इस्लाम के चार जो स्टार्टिंग के खलीफा हुए उनको कहते हैं हम राशिदुन खलीफेट। तो वो इसको कॉन्कर्ड कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ला लेते हैं यहाँ पर। देन फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो अफ्रीका है उस पर कब्ज़ा होता है यहाँ पे 698 में। उमैयद खलीफा जो होती है वो कब्ज़ा कर लेती है यहाँ पर। देन यहाँ पर भैया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको रेस्क्यू भी कहा जाता है बाद में। कौन सी डायनेस्टी को रेस्क्यू करती है, इज़ारुरियन डायनेस्टी आएगी, वो इसको आपस से छीन लेंगी मुसलमानों से। अब यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे वजह यहाँ पर यह है कि जब हरक्यूलिस ने जो ससनीड डायनेस्टी है जब उसको हरा दिया तो उनकी पावर हो जाती है बहुत ज़्यादा कम। और जो अरेबियन पेनिनसुला है और जिससे ऊपर का जो रीजन है, दोनों जो पावर डायनेस्टीज़ होती हैं, चाहे वो बाइजेंटाइन एम्पायर हो चाहे ससनीद हो, दोनों ही अपने आप में कमज़ोर पड़ चुके होते हैं उस रीजन के अंदर। मतलब ख़र्चा बहुत ज़्यादा कर दिया और अब जाने के लिए पैसा पर ज़्यादा होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस्लामिक जो सिस्टम होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मजबूत बनता है और फिर बैटल चलती हैं और एक्सपेंशन होता है फिर चल के। और जेरूसलम जो होता है यहाँ पर, जेरूसलम क्या है कि मुस्लिम के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए भी, और जो यहूदीज़ हैं, जो ज्यूज़ हैं, उनके लिए अपने अपनी तरफ से मतलब उनके धर्म के हिसाब से वो जगह पवित्र है और उनके लिए स्पेशल प्लेस है, मतलब पैलेस है वहाँ पर, प्लेस है वहाँ पर वो। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, 8 से कम मेजर यहाँ पर क्रूसेड की को कहा जाता है, सलीब जंगें। इनका आगाज़ यहाँ पर पोप अर्बन II करता है, शुरुआत यहाँ पर। अब उसका ही प्रोपेगेंडा यहाँ पर होता है, ये लेट 11th सेंचुरीज़ के अंदर शुरू की जाती है पोप अर्बन II के प्रोपेगेंडे के ज़रिए से। इसको हम प्रोमोगेशन भी कहते हैं, यानी कि महाना कि ये प्रोपेगेंडा होता है इसका, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता ये चीज़। ये है पोप अर्बन II का यहाँ पर पोर्ट्रेट। अब यहाँ पर पोप अर्बन II ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब यहाँ पर ये है कि भैया जब बाइजेंटाइन रूलर था उस टाइम वो था एलेक्सियस I, उसका रूल था बाइजेंटाइन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो हिस्सा था वो निकल चुका था किसके हाथ से, बाइजेंटाइन के हाथ से। पॉलिटिकल कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर कोई बोलचाल हो, मतलब कि भैया मेरे ख़ानदान के लोग राज कर रहे हैं, ये मेरे रिश्तेदार है, इस तरह से कोई बोलचाल यहाँ पर जो ताल्लुकात रहे या फिर भाई हम भी क्रिश्चियन तुम भी क्रिश्चियन, ख़त्म बात। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था। तो इसको चाहिए था वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर आपस से कंट्रोल अपना। अब करे कैसे भाई, यहाँ पर ये करना मुश्किल था। यहाँ पर हंगरी अपने साथ में अलग आ चुका है, जो फ्रेंकिश किंगडम है वो भी अलग हो चुका है यहाँ पर, और अलग अलग जो रीजन है, इटली है उस पर किसी और का राज है यहाँ पर। तो ये चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। वीनस भी अलग हो चुका था इनसे, और जो सबसे लड़ाई से होती है मुसलमानों की, जो वीनस से होती है सबसे लड़ाई, जो ऑटोमन्स की होती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई अब ये चीज़ चाहिए थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि जो चर्च ऑफ हॉली विजडम है, यानी कि जो हागिया सूफी है, जिसको हम कहेंगे ईस्टर्न रोमन कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स चर्च, वो अलग हो चुका था रोमन कैथोलिक चर्च। मतलब उन्होंने सुप्रीमेसी माननी बंद कर दी थी पोप की, कि भैया पोप हमसे ऊपर नहीं है, हमारा जो अपना जो पोप होगा, मतलब जो हमारा जो चर्च का फादर होगा, जिसको एम्परर अपॉइंट करता था वहाँ पर बाइजेंटाइन के अंदर, वो हमारा हेड है और पोप हमारा हेड नहीं है।
तो भैया पोप अर्बन का का भी मतलब मकसद यहाँ पर ये था कि भाई उस पर अपना कंट्रोल कैसे लाया जाए बाइजेंटाइन के ऊपर। हालांकि वो तो ईसाई फिर भी है, फिर भी कंट्रोल नहीं है हमारा। तो दोनों ने भैया काम चला, बातचीत इनके बीच होती है, मीटिंग होती है बाकायदा। तो पोप के सामने मतलब अर्जेसी कहता है भाई मैं अपनी फ़ौज दूंगा और आपको ओपन पैसेज दूंगा अटैक करने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, ताकि आप अटैक करेंगे, धर्म के नाम पे आप जंग को लड़ेंगे यहाँ पर, और इससे क्या होगा भैया आपका जो है वहाँ पर कायम हो जाएगा बाइजेंटाइन के अंदर। और पोप को और जो एलेक्सियस यहाँ पर होता है इसका फ़ायदा ये होता है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर वैसे कंट्रोल कर पाएगा ये, चाहे पॉलिटिकल कंट्रोल ना हो फिर भी पूरी तरह से, मगर ये है कि वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा और बाद में फिर कब्जा कर ही लेगा चल के आगे चल के वो। तो ये होली वॉर्स कही गई कि भैया धर्म की लड़ाई है कि जो ईसाई हैं वो पवित्र हैं और वो जीसस के बच्चे हैं, तो उनके लिए जो नापाक लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम जंग लड़ेंगे। इसने ये हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। पोप अर्बन II ने कहा कि जो जेरूसलम है वहाँ पर ईसाई रहते हैं, उनके बाप का घर है वो, मतलब जो जीसस है उनके फादर हैं, तो वो उनके बाप की ज़मीन हो गई यहाँ पर, तो उनके बीच ही लड़ाई है। और जो ज्यूज़ हैं उनका भी हिसाब वहाँ पर यही था कि भैया मुस्लिम रहते हैं, क्यों मुसलमान कंट्रोल है यहाँ पर, क्योंकि जो मुसलमान हैं उनका कंट्रोल था जेरूसलम के ऊपर। और ये हुआ था मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर के टाइम में, जब वो कंट्रोल कर लेते हैं जेरूसलम की बड़ी लड़ाई के, तो ये कंट्रोल था। अब ईसाइयों को ये चीज़ खलती थी क्योंकि मुसलमानों की ईसाइयों की लड़ाई चलती आ रही पहले के टाइम से, शुरुआत से ही। तो उसी चीज़ को अब बड़ा करके लड़ने का टाइम आ जाता है और ये शुरुआत होती है पहली होली वॉर की 1095 में और ख़त्म होती है 1291 में। बाद में इसकी मतलब चलती है बैटल, मगर वो कमज़ोर पड़ चुकी होती है उस टाइम तक। अब यहाँ पर ये हुआ कि भैया जो तुर्कों के साइड से मुसलमान जो बाइजेंटाइन एम्पायर है उसके ऊपर होता था हमला। अब इसमें बात ध्यान रखने की बात है कि जो सारे तुर्क थे वो मुसलमान नहीं थे, ठीक है, अलग अलग मतलब वहाँ पर धर्म को मानने वाले तुर्क भी थे, ईसाई भी थे उसके अंदर, और जो एक धर्म होता है ज़ोथर्निज़म मतलब जिसमें आग को पूछते हैं वो भी तुर्क थे उस टाइम तक, सारे तुर्क मुसलमान नहीं हुए थे। तो वहाँ पर क्या था, जो तुर्क जो हैं ये कबीलाई लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, ये जगह टिक के नहीं रहते थे फिलहाल उस टाइम तक। तो उनका क्या था भैया जो अनातोलिया है वहाँ पहुँच गया, घास चरा या पर लौट गए वहाँ से। इससे दिक्कत थी रोमन्स को कि हम इनको आए देंगे नहीं, अब उनको चाहिए घास कहीं और मिल रही है, वहीं पर मिल रही है। तो वो छोटे छोटे जो ट्राइब हैं वो रोमन से लड़ते थे बार बार यहाँ पर। तो इनका ये था भैया जो तुर्क इनको ख़त्म कर दूंगा, बिल्कुल मुसलमान हो चुके हैं तो मार दूंगा मैं इनको। इस चक्कर में ये चीज़ यहाँ पर हुई। और हालांकि ये चीज़ होती है फिर यहाँ पर पहली क्रूसेड होती है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर क्या होता है, ये भैया सुप्रीमेसी मानते हैं कि भाई जो रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे ऊपर जो पादरी हैं पोप साहब वो हमारे बड़े होंगे और जो हमारा पोप होगा वो हमारा पोप छोटा होगा उनके अंडर, ठीक है। फिर ये शुरुआत होती है क्रूसेड की, होते हुए आते हैं और कई सारे जो रास्ते में आएंगे हम कहेंगे सेल्जुक ऑफ रोम, उसको हराते हैं ये। और जो सेल्जुक डायनेस्टी जो किंगडम है उसके बहुत बड़े हिस्से को ये कब्ज़े में लेंगे अपने, और जेरूसलम के कब्ज़े में पहुंच जाएगा यहाँ पर इस टाइम से। और उस टाइम पर जेरूसलम पे कंट्रोल सेल्जुकों का नहीं, फातिमी खिलाफत का कंट्रोल वहाँ पर होता है उस टाइम पर जब पहला क्रूसेड यहाँ पर होता है, ठीक है। हालांकि एक बैटल होगी यहाँ पर, बैटल ऑफ मंजीकाट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्रूसेड के अंदर ही यहाँ पर होती है, जिसको जो कि होती है 1031 में 71 में। जिस बैटल में यहाँ पर क्या होता है बाइजेंटाइन एम्पायर हारता है, उसकी फ़ौज हारती है, मगर उसकी फ़ौज हम नहीं बोलेंगे, जो क्रूसेडर्स हैं उनकी फ़ौज हारती है यहाँ पर, जो सलीबी होते हैं, ठीक है, उनकी फ़ौज यहाँ पर और हारती है, जिसको लीड कर रहे होते हैं सेल्जुक साइड से सुल्तान अलप अरसलान। और जो बाइजेंटाइन से जो लीड कर रहा होता है मगर जो रूलर होता है एम्परर रोमानोस IV, और बाइजेंटाइन इसके अंदर हार जाता है। मंजीकाट का मैदान में मतलब ये बैटल होती है, इसको ये हार जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर सुल्तान अलप अरसलान जो है ये यूनाइटेड सेल्जुक एम्पायर के रूलर थे। बाद में क्या होता है इनके बाद सक्सेसर आएगा, और बीच में नाम याद नहीं आ रहा, जो दूसरा सक्सेसर आएगा इनके बाद उसको हरा के सुल्तान किलिज अरसलान बन जाएंगे रूलर। मगर वहाँ पर क्या होगा कि जो सेल्जुक डायनेस्टी है वो टूट जाती है एकदम से, सल्तनत रूम निकल के आती है, जो कि अनातोलिया में काबिज की कंट्रोल था उनका। और इनकी बैटल फिर बाद में होती है बाइजेंटाइन एम्पायर से, जितनी भी क्रूसेड आगे चल के होंगी उसमें लगातार होती है, ठीक है। इससे क्या होता है भैया जब ये वो बैटल होती है मंजीकाटा में, इसमें क्या होता है बाइजेंटाइन हार जाता है, और जो अनातोलिया का जो रीजन है
जो कि इसको हम कहते हैं सल्तनत रूम, RUM रूम वाला जो रीजन आता है वो इनके कंट्रोल में आता है, हालांकि वो टूट जाएगा बाद में चल के आगे चल के, ठीक है, इनके पार्ट से अलग हो जाएगा वो। तो यहाँ पे जो तुर्क्स हैं उनको परमानेंट सेटलमेंट मिल जाती है यहाँ पर कि भैया आप आ सकते हैं, रह सकते हैं, जो अपनी घास चलानी है, व्यापार करना है, वो कर सकते हो यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ पर होती है। देन आता है भाई जो टूटा हुआ जो राज्य था, जो सल्तनत रूम थी, वो बाद में छीन जाती है यहाँ पर। ये कब छीनेंगे हम यहाँ पर, ये कॉमेनियन रिस्टोरेशन, ये कॉमेनियन जो है कि नई डायनेस्टी है, ये भी रूल करेगी और ये छीन लेगी आपस से जो टूटे हुए इनके हिस्से यहाँ पर, ठीक है। और इनके टाइम में आपस से क्या होता है, कॉन्स्टेंटाइन जो नोपल जो है वो शहर आपस से अमीर और आबाद अच्छा खासा हो जाएगा यहाँ पर। अब आती है यहाँ पर फोर्थ क्रूसेड में, यहाँ पर क्या हुआ, क्रूसेड में कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज लूटेड बाय लैटिन रिजीम इन 1204, थर्ड बाइजेंटाइन डिवाइडेड ग्रीक एंड लैटिन रियलिम्स। क्या हुआ यहाँ पर, इसका वजह यहाँ पर ये थी कि फोर्थ क्रूसेड हुआ, इनोसेंट वन यहाँ पर पोप थे उस टाइम, उन्होंने इसकी शुरुआत करने की मतलब प्लानिंग कर ली, पूरी की पूरी तैयारी भी हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर जो वहाँ का एम्परर था उसको उसके भाई ने मार दिया, मतलब अंधा कर दिया, मारा नहीं, और जेल में डाल दिया। जेल से बच के वो भाग जाता है उसका भाई और पहुँच जाता है यहाँ पर पोप के पास। वेस्टर्न साइड पे बैजेंटाइन का कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पे फ्रैंकिंग किंगडम है अपना अलग ही, ठीक है, हंगरी भी है वहाँ पर, और जर्मनिक ट्राइब भी हैं यहाँ पर, और बाकी जो भी किंगडम वहाँ पर है वो उस टाइम पर थे। तो वो सारे लोग मिल गए, और इंग्लैंड भी था उसके अंदर, ठीक है। तो वो उनसे बात करता, भैया देखो मेरी जो गद्दी है वो छीन चुकी है और आपको हमला करना है, जेरूसलम मुसलमानों को छीनना, मुसलमान मतलब जेरूसलम को छीनना है, तो रास्ता आपके पास मेरे देश के मतलब जो मेरा राजधानी वहीं में से जाता है होकर आपके लिए। तो मेरे भाई ने कब्ज़ा कर लिया वहाँ पर, तो आप जाइए, राजधानी पर कब्ज़ा करेंगे हम और लूट के उसको मार देंगे जो लोग हैं वहाँ के जो उसके साथ दे रहे हैं, फिर हम आगे निकल जाएंगे यहाँ पर। तो क्रूसेड यहाँ पर आती है, मतलब फ़ौज आती है यहाँ पर, क्रूसेडर्स की जो सलीबी लोग होते हैं उनकी फ़ौज बाकायदा आती है, कॉन्स्टेंटाइनोपल पे हमला करती है, जीतती है, लूटती है, मारकाट करती है, जेरूसलम वो जाते ही नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है यहाँ पर, और एक चीज़ यहाँ पर और होती है बात बीच में, जो एलेक्सियस सेकंड मेरे ख्याल से रूलर था उस टाइम यहाँ का, जो अंधा हो चुका था, उससे होता है वादा कि भैया तुम हमें कुछ रीजन जो है अपना दोगे और हमारे साथ मिलके मतलब क्या करोगे, क्रूसेडर जो हैं उनको तुम रास्ता दोगे जाने का, अपनी आदमी दोगे और रास्ता दोगे जाने का जेरूसलम पे। एलेक्सियस सेकंड जो होता है वो बात को मानता नहीं है, ठीक है। जीतने के बाद शहर को जब बाद में लूटती है यहाँ पर लैटिन रियलिम्स उसको, और यहाँ पे क्या होता है फिर यहाँ पर जो लैटिन लोग होते हैं उनका राज यहाँ पर हो जाता है, जो वहाँ से क्रूसेडर्स आते हैं वो बन जाते हैं राजा, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, 1261 में बाइजेंटाइन गवर्नमेंट वापस से कंट्रोल कर लेगी, इसके ऊपर हरा देगी इनको वापस से, और ये इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर हो जाएगा बाइजेंटाइन एम्पायर का वापस से, लैटिनिज्म ख़त्म यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे 1373 के अंदर जॉन फोर्थ बिकम वेसल ऑफ राइजिंग तुर्किश ऑटोमन एम्पायर। इसका भी भाई बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है यहाँ पर अगर बताएं हम, तो यहाँ पर हुआ क्या कि भाई जॉन फोर्थ जो होता है यहाँ पर उसको गद्दी बिठाने में हेल्प करी थी ऑटोमन्स ने, ठीक है। अब जब वो गद्दी पे बैठ गया तो उसने कहा था मैं गद्दी पे बैठूंगा तो मैं आपको सालाना कुछ खराज दिया करूँगा, मैं आपके अंडर आ जाऊँगा, आपके मतलब जो मेरे से पहले वाला एम्परर है उसको मार के हटाऊँगा, गद्दी पे बैठ जाऊँगा और मैं आपका वैसल बन जाऊँगा। वही चीज़ यहाँ पर होती है, वो बन जाता है वैसल, गद्दी मिल जाती है उसको, मगर वो पिट्ठू बन जाता है इनका ऑटोमन्स का यहाँ पर, मगर इसको फ़ायदा बहुत अच्छा खासा होता है। और बाद बाइजेंटाइन एम्पायर है उभरते हुए ऑटोमन एम्पायर का सपोर्ट पाता है यहाँ पर वो, बस में क्या होता है कि भैया 7 साल में आपको ट्रिब्यूट देना है कुछ, और अपनी जब आर्मी है तो जब पड़ेगी तो ऑटोमन्स को तो भेजनी है यहाँ पर, सब कुछ चलता है बढ़िया। मगर जो सक्सेसर जो आते हैं इसके उनको थोड़ी मुक्ति मिल जाती है, क्या होता है कि जो ऑटोमन्स होते हैं उनमें आपस में थोड़ी सी कलह पड़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। मगर क्या होता है जब मुराद सेकंड बनते हैं यहाँ पर जो सल्तनत उस्मानिया जो ओटोमन एम्पायर से बनते हैं एम्परर, तो वो उनका ध्यान रखता है भैया अब मेरे को हमला करना है कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर और इनको ख़त्म कर देना है जो ये अंदर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि बगावतें फैलाते हैं ये लोग और सपोर्ट करते हैं, फिर अपने देश में रख लेते हैं लोगों को, ठीक है। तो उनका ये पहला सीज करते हैं यहाँ पर अपने टाइम के अंदर, हालांकि ये फेल हो जाते हैं। फिर इनका बेटा जिनको बोलते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, तुर्किश में नाम इनका महमद होता है,
महमद टी भी लगाते हैं, एच डी भी लग सकता है यहाँ पर। सेकंड, ये सीज करते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल को, हमला करते हैं, मगाजा बड़ी मशहूर लड़ाई है यहाँ पर ये, ठीक है। और ये होती है 29 मई 1453 में, जिसमें कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हो जाता है, कब्जे में आती है ओटोमन्स के, वो जो कि एक ख़िलाफ़त किसी के कब्ज़े में नहीं आ पाया था वो इनके कब्ज़े में आता है और इनका रूल यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाता है। कॉन्स्टेंटिनोपल का हो जाता है ख़ात्मा, मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर हो जाता है वो ख़त्म। मगर हालांकि जो उनकी कॉलोनीज़ होती हैं या जो उनके सब किंगडम्स होते हैं, देखिए एम्पायर के अंदर किंगडम्स होते हैं, ठीक है, किंगडम्स बचे रहते हैं बहुत सारे यहाँ पर। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो हैं वो पहुँचते हैं आगे सूफिया के अंदर और लोगों को ये कहते हैं भैया मैं आपका कत्ल आम नहीं करूँगा, जो आपने करा हमारे साथ हम वो नहीं करेंगे, आपको बख्श देते हैं, यहाँ पर आपको रहना है, रहो शहर में। और वो लोग रहते भी हैं शहर में और शहर बाद में आबाद भी होता है अच्छा खासा, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन बताया था मैंने आपको, 11 का राज होता है उस टाइम पे, और ये सोचता है भाई भागने से बेहतर है मैं लड़के मर जाऊँ यहाँ पर, ठीक है, मर जाता है वॉर के अंदर यहाँ पर ये। और जो उसकी बाद में जो टेरिटरीज होती हैं बाद में उसको ये ओटोमन जो है कब्जे में कर लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं एम्पायर ऑफ ट्रेबिनजोंड कैप्चर होता है 1461 में, ठीक है। और इस तरह से बाइजेंटाइन एम्पायर को जाता है बिल्कुल ख़ात्मा, ठीक है। अब हम देखें भाई कुछ बात और बीच में आती है, थ्रू द बाइजेंटेनियन वॉज होली ऑक्यूपाइड द ओटोमन्स। हालांकि जो बाइजेंटाइन एम्पायर है पॉलिटिकली ख़त्म हो जाता है मगर जो उसका कल्चर है वो बरकरार रहता है। यहाँ पर लिटरेचर है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, जैसे रूस है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, ग्रीस है, जो ये अलग स्टेट जो रहते हैं वहाँ पर उस टाइम मतलब कि कंट्रोल में तो आते हैं ओटोमन्स के मगर डायरेक्ट कंट्रोल इनका नहीं हो पाता इनके ऊपर, तो इनमें इनका आर्ट आर्किटेक्चर वो चलता रहता है यहाँ पर। सो ये वीडियो हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ बंद करते हैं इस वीडियो को, हम क्लोज़ कर रहे हैं अब यहाँ पर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो कि मैंने दिखाई दे रहा है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, रिलीजियन यहाँ पर, और स्पेशली रोमन ऑर्थोडॉक्स चर्च, ईस्टर्न रोमन मतलब बाइजेंटाइन वाला जो था उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और जो क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या करा इन लोगों ने, मतलब किस तरह से फ़ायदा हुआ क्रिश्चियनिटी को रोमन्स से, वो डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।